हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक यहाँ पर कार्य योजना दी गई है प्रत्येक विद्यालय की कि इसमें जो है भरना है, फिल करके देना है। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है न्याय पंचायत का नाम। तो यहाँ पर आपको न्याय पंचायत का नाम लिखना है, आप जिस न्याय पंचायत के अंतर्गत शिक्षण कार्य कर रहे हैं जिस विद्यालय में, यहाँ पर लिखना है। फिर दूसरे में है विद्यालय का नाम, तो आपको यहाँ विद्यालय का नाम लिखना है। आगे है तीसरा नंबर है विद्यालय के प्रधानाध्यापक का नाम तथा मोबाइल नंबर, तो ये यहाँ पर टाइप करके लिखना है आपको। और फिर है चौथा विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों शिक्षा मित्रों का नाम तथा मोबाइल नंबर, यहाँ सभी के नाम रहेंगे और फिर मोबाइल नंबर। ठीक है। फिर है विद्यालय में कक्षावार कुल नामांकन, तो यहाँ पर वो टाइप करना है कितना नामांकन है किस कक्षा। आगे है छठा क्वेश्चन, प्रेरणा घोषणा के किस चरण में अपने विद्यालय को नामित करेंगे। तो यहाँ पर 3 चरण दिए गए हैं, तो आपको इनमें से कोई एक चूज़ करना है जो है जिसमें आप प्रेरणा लक्ष्य को हासिल कर लेंगे, फिर अपने विद्यालय को प्रेरणा घोषणा के माध्यम से नामित करेंगे कि आपका विद्यालय प्रेरणा लक्ष्य को हासिल कर चुका है। तो जिस चरण में आप पूरा कर सकते हैं उसको यहाँ पर नामित करना है, सेलेक्ट करना है। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 7 है, आपके विद्यालय के सभी शिक्षकों शिक्षा मित्रों को भाषा तथा गणित के विभिन्न कक्षाओं के प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची तथा प्रेरणा तालिका की जानकारी है। इसके कार्य में अगर जानकारी है तो आप हाँ लिखेंगे। फिर आगे है क्वेश्चन, इनके क्रियान्वयन की क्या कार्य योजना है। तो कार्य योजना जो है हम बोल रहे हैं, आप लिख सकते हैं इसको, जो है इसका आंसर सर्वप्रथम आरंभिक परीक्षण के माध्यम से प्रत्येक बच्चे के वर्तमान अधिगम स्तर का पता लगाया जाएगा। पूर्व में ही विषयवार आरंभिक परीक्षण प्रपत्र बनाकर रखेंगे जिसमें कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों के लिए कुल 15 प्रश्न होंगे, जिसमें 10 प्रश्न ऑब्जेक्टिव तथा 5 प्रश्न सब्जेक्टिव होंगे, यानी लिखने वाले। सभी प्रश्न 3 अंक के होंगे। प्रत्येक विषय का पूर्णांक 45 अंक का होगा। आरंभिक परीक्षण के उपरांत 3 समूह का निर्धारण करेंगे, समूह ए, बी और सी। ठीक है। तो इसके क्रियान्वयन की ये कार्य योजना है कि जो है इसको कैसे यहाँ पर पूछा गया है कि विभिन्न कक्षाओं के प्रेरणा लक्ष्य को कैसे हासिल करेंगे, इसके माध्यम से क्या कार्य योजना है। तो सर्वप्रथम जो है क्या करेंगे, अधिगम स्तर का पता लगाएंगे, फिर उसके माध्यम से विषयवार आरंभिक परीक्षण जो है कैसे अधिगम स्तर का पता लगाएंगे, इसमें जो है बताया गया है कि पूर्व में ही विषयवार आरंभिक परीक्षण प्रपत्र बनाकर रखेंगे। और कैसे बनाना है इसको, कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों के लिए कुल 15 प्रश्न होंगे, 10 प्रश्न ऑब्जेक्टिव और 5 प्रश्न सब्जेक्टिव होंगे। और 3 जो है अंक का एक प्रश्न होगा, पूर्णांक जो है 45 अंक का होगा। तो इस तरह से हर विषय का जो है पेपर बनाएंगे और फिर उसके माध्यम से बच्चों का 3 समूहों में निर्धारण करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद तत्पश्चात जो है ध्यानाकर्षण शिविर का आयोजन करेंगे। कक्षा शिक्षण में प्रभावी शिक्षण तकनीकों जैसे संसाधनों से पूर्ण कक्षा का वातावरण, कक्षा प्रबंधन, बैठक व्यवस्था, सरल से कठिन की ओर, प्रोजेक्ट कार्य, प्रश्न पूछना आदि को सम्मिलित करेंगे। तो ये हम लिखेंगे इस क्वेश्चन में। यहाँ पर बड़ा है इसके क्रियान्वयन की क्या एक कार्य योजना है, तो ये हम पूरा लिखेंगे इसमें। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, आपके विद्यालय के सभी शिक्षकों शिक्षा मित्रों द्वारा विभाग से तैयार हस्त पुस्तिका, आधारशिला, ध्यानाकर्षण तथा शिक्षण संग्रह का अध्ययन किया गया है। इन हस्त पुस्तिकाओं के आधार पर विद्यालय संचालन की क्या कार्य योजना है। तो इसमें पूछा गया है कि अगर आपने अध्ययन किया है तो हाँ लगाएंगे, और जो है हाँ लगाना ही पड़ेगा आपको, अन्यथा जो है आपको ये देना पड़ेगा जवाब कि इतने दिनों से ये मांगा जा रहा है कि आप इसका अध्ययन करें, तो क्यों इसको आप जो है कार्य के प्रति लापरवाह हो रहे हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो आप इसे हाँ लिखेंगे। और फिर जो है इसमें पूछा गया है इन हस्त पुस्तिकाओं के आधार पर विद्यालय संचालन की क्या कार्य योजना है। ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, सभी शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक साथी शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में दिए गए पैटर्न पर शिक्षण योजना बनाकर अपनी कक्षाओं में सीखने सिखाने की गतिविधि संचालित करेंगे। ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे, समय सारणी के माध्यम से शिक्षण कार्य करेंगे। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे, ICT का उपयोग, ICT यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संचार तकनीक का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो ये हमारी हो जाएगी कार्य योजना। और फिर आएगा हमारा 9वां क्वेश्चन, विद्यालय में कक्षावार भाषा पढ़ाने वाले शिक्षकों का नाम लिखें जिनके मार्गदर्शन में बच्चे भाषा के प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर जो है पहले प्रेरणा लक्ष्य को देख लेते हैं कि कक्षा 1 के लिए प्रेरणा लक्ष्य है निर्धारित सूची में से 5 शब्द सही से पहचान लेते हैं। कक्षा 2 के लिए है अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं, ये कक्षा 3 का प्रेरणा लक्ष्य है। और छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं, ये कक्षा 4 का प्रेरणा लक्ष्य है। और कक्षा 5 का प्रेरणा लक्ष्य है बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। तो ये है भाषा का प्रेरणा लक्ष्य।
तो यहाँ पर यह दिया गया है कि विद्यालय में कक्षावार भाषा पढ़ाने वाले शिक्षक का नाम लिखें जिनके मार्गदर्शन में बच्चे भाषा के प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो भाषा का प्रेरणा लक्ष्य अभी हमने देखा। अब यहाँ पर आपको शिक्षक का नाम देना है। कक्षा 1 में कौन से शिक्षक इसे प्राप्त कराएंगे, कक्षा 2 में कौन से शिक्षक इस लक्ष्य को प्राप्त कराएंगे। तो ऐसे जो है कक्षावार कक्षा लिख के फिर आपको शिक्षक का नाम लिख देना है सामने। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन है, भाषा के प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न कक्षाओं के छात्रों का वर्गीकरण किस प्रकार करेंगे। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा, लर्निंग आउटकम में जिन बच्चों को 21 से 45 के मध्य अंक प्राप्त होंगे उन्हें समूह ए में रखेंगे। जिन बच्चों के प्राप्तांक 16 से 20 के मध्य होंगे उन्हें समूह बी में रखेंगे तथा जिन विद्यार्थियों के प्राप्तांक 15 अथवा उससे कम होंगे उन्हें समूह सी में रखेंगे। तो ये वर्गीकरण हो जाएगा, ए बी सी करके 3 भागों में बांटा जाएगा। तो ये हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। आगे है क्वेश्चन नंबर 11, विद्यालय के सभी छात्र अपनी कक्षा के लिए निर्धारित भाषा की सभी दक्षताएं प्राप्त करने, इसके लिए आपकी क्या कार्य योजना है। तो इसका उत्तर होगा आपका समूह वर्गीकरण के पश्चात। समूह वर्गीकरण अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, तो अब उसके बाद क्या करना है वो इसका आंसर होगा। तो जो है देखेंगे, समूह वर्गीकरण के पश्चात 50 दिवसीय ध्यानाकर्षण शिविर की अवधि में समूह सी तथा बी के विद्यार्थियों को अगले समूह में प्रोन्नत करने का प्रयास करेंगे। ध्यानाकर्षण शिविर के पश्चात शिक्षण तकनीकियों का उपयोग करते हुए शिक्षण योजना बनाकर दैनिक कक्षा शिक्षण नियमित रूप से किया जाएगा तथा भाषा की सभी दक्षताओं को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो ये हो गई हमारी कार्य योजना, भाषा की सभी दक्षताएँ प्राप्त करने की। आगे है क्वेश्चन नंबर 12, कोई छात्र अपने कक्षा की भाषा की किसी दक्षता को प्राप्त कर लिया है, यह जानकारी आप कैसे प्राप्त करेंगे। तो यह जानकारी हम कैसे प्राप्त करेंगे, इसका उत्तर लिखेंगे, लर्निंग आउटकम के माध्यम से तथा आधारशिला मॉड्यूल में दिए गए आकलन संकेतक के माध्यम से। नेस्टेड लर्निंग आउटकम बोलते हैं उसको। केंद्रीय लर्निंग आउटकम के अंतर्गत नेस्टेड लर्निंग आउटकम आते हैं जो सीधे तौर पर शिक्षण प्रक्रियाओं को दिशा देने तथा शिक्षण में सुधार की दृष्टि से विकसित किए गए हैं। ठीक है, तो ये हो गया नेस्टेड लर्निंग आउटकम के जो है परिभाषा। तो यहाँ पर इसके उत्तर में आप केवल इतना लिखेंगे, लर्निंग आउटकम के माध्यम से तथा आधारशिला मॉड्यूल में दिए गए आकलन संकेतक के माध्यम से। यहाँ केवल आप इतना लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, छात्र प्राप्त किए गए दक्षता पर निरंतर दक्ष बना रहे, यह कैसे सुनिश्चित करेंगे। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर लिखेंगे, सतत एवं व्यापक आकलन के द्वारा। यहाँ इसका उत्तर काफ़ी बड़ा है लेकिन यहाँ पर आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, सतत एवं व्यापक आकलन के द्वारा। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 14, विद्यालय में कक्षावार गणित पढ़ाने वाले शिक्षक का नाम लिखें जिनके मार्गदर्शन में बच्चे गणित के प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर भी वही करना है जो अभी हमने पीछे भाषा वाले दक्षता में देखा कि भाषा का प्रेरणा लक्ष्य जो है कौन से शिक्षक प्राप्त कराएंगे, उनको कक्षा लिख के फिर उनका नाम लिखना है। तो यहाँ पर गणित का प्रेरणा लक्ष्य कौन से शिक्षक कौन सी कक्षा का प्राप्त कराएंगे बच्चों को, ये यहाँ पर यही करना है, कक्षा 1 और कक्षा 2 लिख के जो है उसको मतलब शिक्षक का नाम लिखना है। कक्षा का नाम लिखेंगे कक्षा 1, फिर आगे जो शिक्षक प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त कराएंगे उनका नाम यहाँ पे देना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, गणित के प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न कक्षाओं के छात्रों का वर्गीकरण किस प्रकार करेंगे। तो अभी हमने प्रश्न 10 में बताया कि जो है जब लर्निंग आउटकम जो है हम प्राप्त कर लेंगे, बच्चों का जो पेपर बनेगा, फिर उसके बाद क्या होगा कि जिन बच्चों को 21 से 45 के मध्य अंक प्राप्त होंगे उन्हें समूह ए में रखेंगे। तो यही इसका इसी तरह से वर्गीकरण करेंगे। तो बोल देते हैं हम एक बार फिर से, लर्निंग आउटकम में जिन बच्चों को 21 से 45 के मध्य अंक प्राप्त होंगे उन्हें समूह ए में रखा जाएगा। जिन बच्चों के प्राप्तांक 16 से 20 के मध्य होंगे उन्हें समूह बी में रखेंगे तथा जिन विद्यार्थियों के प्राप्तांक 15 अथवा उससे कम होंगे उन्हें समूह सी में रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार वर्गीकरण हो जाएगा। फिर आगे है, विद्यालय के सभी छात्र अपनी कक्षा के अनुरूप गणित विषय की सभी दक्षताएं प्राप्त कर लें, इसके लिए आपकी क्या कार्य योजना है। तो इसके लिए क्या कार्य योजना है, उसमें पहला पॉइंट रहेगा प्रभावी शिक्षण तकनीकों का प्रयोग करेंगे। दूसरा पॉइंट हो जाएगा जो है सभी शिक्षक जो है शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में दिए गए पैटर्न पर शिक्षण योजना बनाकर अपनी कक्षाओं में सीखने सिखाने की गतिविधि संचालित करेंगे। फिर तीसरा पॉइंट हो जाएगा समय सारणी के माध्यम से शिक्षण कार्य करेंगे। और चौथा आप लिख सकते हैं ICT का प्रयोग करेंगे, यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संचार तकनीक का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगी कार्य योजना। आगे है क्वेश्चन नंबर 17,
कोई छात्र अपने कक्षा के गणित की किसी दक्षता को प्राप्त कर लिया है, यह जानकारी आप कैसे प्राप्त करेंगे? तो लर्निंग आउटकम के माध्यम से प्राप्त करेंगे तथा जो है आधारशिला मॉड्यूल में बड़े भाषा के आकलन संकेतक के माध्यम से निरंतर जो है उसकी जांच करते रहेंगे। तो ये हम लिखेंगे लर्निंग आउटकम के माध्यम से, आप लिख सकते हैं इसका उत्तर क्वेश्चन नंबर 17 का। और फिर है क्वेश्चन नंबर 18, छात्र गणित की प्राप्त किए गए दक्षता पर निरंतर दक्ष बना रहे, यह कैसे सुनिश्चित करेंगे? यह कैसे सुनिश्चित करेंगे? निरंतर, सतत एवं व्यापक आकलन के माध्यम। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर आप लिखेंगे निरंतर, सतत एवं व्यापक आकलन के द्वारा सुनिश्चित करेंगे कि बच्चा जो है निरंतर अपनी दक्षता पर जो है दक्ष बना रहे। ठीक है, जो दक्षता उसने प्राप्त कर ली है। कोई बच्चा अगर गुणा के प्रश्नों को हल कर पा रहा है तो वो निरंतर गुणा के प्रश्नों को हल करने में महारत हासिल करे या उसे भूले नहीं। ये चीज़ हम सुनिश्चित करने के लिए क्या करेंगे? निरंतर, सतत एवं व्यापक आकलन के माध्यम से जांच करते रहेंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 19 आता है, विद्यालय के हर कक्षा में भाषा तथा गणित की प्रेरणा तालिका नियमित भरी जाए, यह कैसे सुनिश्चित करेंगे? तो यह कैसे सुनिश्चित करेंगे? इसका उत्तर लिखेंगे आप, फाउंडेशन लर्निंग गोल्स को त्रैमासिक लक्ष्य के रूप में विभाजित करते हुए प्रेरणा तालिका में अंकित किया जाएगा, जिसको विद्यालयों की कक्षा में चस्पा किया जाएगा एवं इसका माहवार प्रधानाध्यापक एवं एकेडमिक रिसोर्स पर्सन द्वारा अनुश्रवण एवं प्रमाणीकरण किया जाएगा। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 20? कक्षा 1-2 तक बच्चों को बुनियादी शिक्षा अच्छे से मिले, इसके लिए आपकी क्या कार्य योजना है? तो इसके लिए कार्य योजना होगी, उत्तर लिखेंगे आप यहाँ पर पहला पॉइंट करके, अपनी भाषा में बोलने, विविध माध्यमों से सुनकर समझने और अभ्यास के अवसर प्रदान करेंगे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, रचनात्मक क्रियाकलापों को करने के साथ साथ प्रस्तुतिकरण के अवसर देंगे। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, ऐसा वातावरण बनाएंगे जिसमें बच्चे भाषा को लगातार जीवन के अनुभव से जोड़ सकें। और चौथा पॉइंट लिखेंगे, आधारशिला मॉड्यूल में वर्णित सभी सुझावों का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आप लिख सकते हैं कि बच्चों को जो है कक्षा 1 और 2 के बच्चों को बुनियादी शिक्षा अच्छे से मिले, ये हमारी कार्य योजना है। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 21, क्या आपके विद्यालय में फाउंडेशन शिविर की समय सारणी तैयार कर ली गई है? इस शिविर के संचालन की क्या कार्य योजना है? तो यदि समय सारणी तैयार कर ली गई है तो आप हाँ लिखेंगे, और जो है समय सारणी को जो है मॉड्यूल में दिया गया है। आगे है जो है इसमें आगे क्वेश्चन पूछा है, इस शिविर के संचालन की क्या कार्य योजना है? तो कार्य योजना में आप लिखेंगे उत्तर, सत्र के प्रारंभ में माह अप्रैल जुलाई की समयावधि में कक्षा 1 से जो है 5, चूँकि 5 तक अगर विद्यालय है आपका तो 1 से 5 लिखेंगे, और यदि कंपोजिट विद्यालय है तो 1 से 8 लिखेंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, सत्र के प्रारंभ में माह अप्रैल जुलाई की मध्यावधि में कक्षा 1 से 5 तक सभी बच्चों का आरंभिक परीक्षण किया जाएगा। इस परीक्षण के आधार पर उन बच्चों को जिन्हें कक्षा 1-2 स्तर के लर्निंग आउटकम पर आधारित कक्षा शिक्षण किए जाने की आवश्यकता है के साथ 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर में शिक्षण कार्य किया जाएगा। जैसे जैसे ये बच्चे कक्षा 1-2 के लर्निंग आउटकम को प्राप्त करते जाएंगे, उन्हें 3, 4, 5 स्तर के 50 दिवसीय ध्यानाकर्षण शिविर में स्थानांतरित किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो फाउंडेशन शिविर है और ध्यानाकर्षण शिविर दोनों की कार्य योजना एक जैसी है, लेकिन इसमें अंतर यह है कि फाउंडेशन शिविर कक्षा 1 से 2 के बच्चों के लिए है, जबकि ध्यानाकर्षण शिविर कक्षा 3, 4, 5 के बच्चों के लिए है, जिनकी जो है लर्निंग गैप्स अधिक है, यानी उनकी अपेक्षित न्यूनतम अधिगम स्तर और जो है प्राप्त न्यूनतम अधिगम स्तर दोनों के बीच जो है अंतर जो होता है कि बच्चे ने कितनी दक्षता प्राप्त कर ली है और कितनी उसे होनी चाहिए अपनी कक्षा के अनुसार, उन दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसको कम करने का प्रयास इन दोनों शिविर में किया जाएगा। तो आप जो है इसके बारे में जानने, फाउंडेशन शिविर जो होता है, फाउंडेशन लर्निंग शिविर, ये जो है कक्षा 1 से 2 के बच्चों के लिए है, और जो है ध्यानाकर्षण शिविर जो होगा वो कक्षा 3 और 4 के बच्चों के लिए होता है। ठीक है, तो इसके आंसर को एक बार पुनः बोल देते हैं। सत्र के प्रारंभ में माह अप्रैल जुलाई की मध्यावधि में कक्षा 1 से 5 तक सभी बच्चों का आरंभिक परीक्षण किया जाएगा। इस परीक्षण के आधार पर उन बच्चों को जिन्हें कक्षा 1-2 स्तर के लर्निंग आउटकम पर आधारित कक्षा शिक्षण किए जाने की आवश्यकता है के साथ 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर में शिक्षण कार्य किया जाएगा। जैसे जैसे ये बच्चे कक्षा 1-2 के लर्निंग आउटकम को प्राप्त करते जाएंगे, उन्हें 3, 4, 5 स्तर के 50 दिवसीय ध्यानाकर्षण शिविर में स्थानांतरित किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। आगे है क्वेश्चन नंबर 22, कक्षा 3 से 5 के बच्चों को उपचारात्मक शिक्षा अच्छे से मिले, इसके लिए आपकी क्या कार्य योजना है? तो इसमें आप पहला पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर, ध्यानाकर्षण शिविर का आयोजन
ठीक है, कक्षा 3 से 5 के बच्चों के लिए पूछा है। तो ध्यानाकर्षण शिविर का आयोजन। दूसरा होगा प्रभावी शिक्षण तकनीकों का प्रयोग तथा उन पर आधारित शिक्षण योजनाओं का प्रयोग करेंगे जो कि ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में वर्णित है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आप लिखेंगे। पहला लिखेंगे ध्यानाकर्षण शिविर का आयोजन, दूसरा प्रभावी शिक्षण तकनीकों का प्रयोग तथा उन पर आधारित शिक्षण योजनाओं का प्रयोग करेंगे जो कि ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में वर्णित है। आगे है क्वेश्चन नंबर 23। क्या आपके विद्यालय में ध्यानाकर्षण शिविर की समय सारणी तैयार कर ली गई है? इस शिविर के संचालन की क्या कार्य योजना है? तो क्वेश्चन नंबर 23 में जो है आपके जो है आपके विद्यालय में ध्यानाकर्षण शिविर की समय सारणी तैयार कर ली गई है तो आप हाँ लिखेंगे, अगर नहीं है तो आप बना लें क्योंकि ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में इसे दिया गया है। अगर आपके पास नहीं है तो हम अगले वीडियो में इन दोनों जो फाउंडेशन शिविर की समय सारणी है और ध्यानाकर्षण शिविर की समय सारणी दोनों हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे आपके लिए। तो आप यहाँ पर उसके लिए हाँ लिखेंगे। और इस शिविर के संचालन की क्या कार्य योजना है? तो कार्य योजना को हमने अभी प्रश्न नंबर 11 में बताया था, उसी को आप लिख सकते हैं। समूह वर्गीकरण के पश्चात 50 दिवसीय ध्यानाकर्षण शिविर की अवधि में समूह सी तथा बी के विद्यार्थियों को अगले समूह में प्रोन्नत करने का प्रयास करेंगे। ध्यानाकर्षण शिविर के पश्चात शिक्षण तकनीकियों का उपयोग करते हुए शिक्षण योजना बनाकर दैनिक कक्षा शिक्षण नियमित रूप से किया जाएगा। ठीक है, तो ये आप केवल यहाँ तक लिख सकते हैं कि समूह वर्गीकरण के पश्चात 50 दिवसीय ध्यानाकर्षण शिविर की अवधि में समूह सी तथा बी के विद्यार्थियों को अगले समूह में प्रोन्नत करने का प्रयास करेंगे। यहाँ केवल इतना आप लिख सकते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है देखते हैं। आपके विद्यालय का संचालन निर्धारित समय सारणी के अनुसार हो। शिक्षण संग्रह हस्त पुस्तिका के अनुसार प्रतिदिन प्रातःकालीन सभा तथा सांध्यकालीन सभा का आयोजन हो, यह कैसे सुनिश्चित करेंगे? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे शिक्षण पूर्व योजना का निर्माण करेंगे तथा शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में वर्णित सभी सुझावों के माध्यम से प्रातःकालीन सभा एवं सांध्यकालीन सभा को रोचक बनाकर इसका आयोजन सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, तो यह कैसे सुनिश्चित करेंगे, इसका आंसर हो गया। एक बार फिर से बोल देते हैं। शिक्षण पूर्व योजना का निर्माण करेंगे तथा शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में वर्णित सभी सुझावों के माध्यम से प्रातःकालीन सभा एवं सांध्यकालीन सभा को रोचक बनाकर इसका आयोजन सुनिश्चित करेंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। आगे है क्वेश्चन नंबर 25। आपके विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा शिक्षण संग्रह हस्त पुस्तिका के अनुसार प्रत्येक पाठ के लिए शिक्षण योजना का निर्माण कर लिया गया है। हर कक्षा का संचालन निर्धारित शिक्षण योजना के अनुसार हो, इसके लिए आपकी क्या कार्य योजना है? तो जो है क्वेश्चन नंबर जो है 25 यहाँ पूछा गया है। तो यहाँ पे यदि आपने पाठ योजना शिक्षण योजना बना ली है तो आप हाँ लिखेंगे, और अगर नहीं तो आप जो है बना लें इसे। और शिक्षण योजना हर पाठ का प्रत्येक पाठ का शिक्षण योजना का निर्माण पूछा गया है, तो ऑब्वियसली प्रत्येक पाठ का तो नहीं बना होगा अभी तक। और इस आगे हम अगले वीडियोस में जो है शिक्षण योजना का निर्माण आपके लिए करके लाएंगे हर पाठ का। तो आगे बढ़ते हैं। हर कक्षा का संचालन निर्धारित शिक्षण योजना के अनुसार हो, इसके लिए आपकी क्या कार्य योजना है? तो इसके लिए आप उत्तर लिखेंगे शिक्षण से पूर्व शिक्षण योजना का निर्माण। ठीक है, शिक्षण कार्य से पूर्व शिक्षण योजना का निर्माण तथा समय सारणी के अनुसार शिक्षण कार्य, ये आपका उत्तर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 26। अपने विद्यालय को प्रेरक विद्यालय बनाने के लिए सभी सहकर्मियों के उन्मुखीकरण की क्या कार्य योजना है? तो इसके लिए आप उत्तर लिखेंगे तीनों हस्त पुस्तिकाओं का अध्ययन तथा सहयोग का वातावरण तथा सपोर्टिव सुपरविज़न। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। यहाँ पर उत्तर होगा तीनों हस्त पुस्तिकाओं का अध्ययन तथा सहयोग का वातावरण एवं सपोर्टिव सुपरविज़न। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 27वां। कक्षाओं में TLMs तथा प्रिंट रिच सामग्री के नियमित उपयोग की क्या कार्य योजना है? तो इसके लिए आप उत्तर लिखेंगे प्रतिदिन की शिक्षण योजना में इसका क्या और कैसे उपयोग करना है, इसे वर्णित किया जाएगा। ठीक है, और उसी के माध्यम से इसका उपयोग किया जाएगा। तो इसका उत्तर एक बार पुनः देख लेते हैं। प्रतिदिन की क्वेश्चन नंबर 27 का उत्तर प्रतिदिन की शिक्षण योजना में इसका क्या और कैसे उपयोग करना है, इसे वर्णित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है विद्यालय में दीक्षा का उपयोग बढ़ाने के लिए क्या कार्य योजना है? तो इसके लिए आप लिखेंगे कि चूँकि ये पूछा है कि विद्यालय में, तो आप लिखेंगे प्रतिदिन संबंधित पाठ का वीडियो कक्षा में बच्चों को दीक्षा ऐप पर दिखाया जाएगा। ठीक है, आप लिख सकते हैं प्रतिदिन संबंधित पाठ का वीडियो कक्षा में दीक्षा ऐप पर बच्चों को दिखाया जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 29 है विद्यालय में लाइब्रेरी संचालित करते हुए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की क्या कार्य योजना है? तो उत्तर आप लिखेंगे
एक शिक्षक को पुस्तकालय का प्रभारी बनाया जाएगा। छात्रों के मध्य 3 छात्रों की एक पुस्तकालय समिति बनेगी तथा शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के माध्यम से लाइब्रेरी संचालित करते हुए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाया जाएगा। तो ये हो जाएगी आपकी कार्य योजना। एक बार पुनः देख लेते हैं इसका उत्तर क्वेश्चन नंबर 29 का। एक शिक्षक को पुस्तकालय का प्रभारी बनाया जाएगा। छात्रों के मध्य 3 छात्रों की एक पुस्तकालय समिति बनेगी तथा शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के माध्यम से लाइब्रेरी संचालित करते हुए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 30। विद्यालय को प्रेरक विद्यालय बनाने में एसएमसी के सदस्यों तथा अभिभावकों का सहयोग कैसे प्राप्त करेंगे? त्रैमासिक शिक्षा चौपाल कैसे आयोजित करेंगे तथा इसमें किसको किसको आमंत्रित करेंगे? तो जो है एसएमसी के सभी सदस्यों को आमंत्रित किया जाएगा और इसके उत्तर में आप इसमें से कोई भी पॉइंट लिख सकते हैं। यहाँ पर सभी पॉइंट दिए गए हैं। समस्त अध्यापकों द्वारा विद्यालय प्रबंध समिति की मासिक बैठक में प्रतिभाग किया जाएगा। लेखपाल एएनएम ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि से संपर्क कर एसएमसी की बैठक में प्रतिभाग करने हेतु अनुरोध किया जाएगा। यहाँ पर सभी पॉइंट दिए गए हैं, आप इसमें से कुछ पॉइंट लिख सकते हैं। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। एसएमसी की बैठक में लिए गए निर्णयों एवं कार्यवृत्ति के अभिलेखीकरण को एसएमसी बैठक रजिस्टर में दर्ज करते हुए प्रेरणा ऐप पर अपलोड किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और फिर कोई भी आप इनमें से पॉइंट पढ़ के लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में दिए गए जो है सुझावों का उपयोग करते हुए इसका आयोजन करेंगे एसएमसी सदस्यों की बैठक का। ठीक है, और इसमें किसको किसको आमंत्रित करेंगे? तो सभी एसएमसी सदस्यों को आमंत्रित किया जाएगा। और फिर जो है अभी हमने पीछे देखा कि जो है सामुदायिक सहयोग में किन किन लोगों को आमंत्रित किया जा सकता है, तो उसमें भी आप 1-2 नाम डाल सकते हैं इसमें। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 31। आप अपने विद्यालय के निरंतर प्रगति का पता क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ है। आप अपने विद्यालय के निरंतर प्रगति का पता कैसे लगाएंगे और नियमित रूप से कैसे मॉनिटर करेंगे कि प्रेरणा लक्ष्य को हासिल कर लिया गया है? तो निरंतर प्रगति का आकलन करने के लिए सतत एवं व्यापक आकलन नेस्टेड लर्निंग आउटकम के माध्यम से, ये उत्तर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 का उत्तर लिखेंगे सतत एवं व्यापक आकलन नेस्टेड लर्निंग आउटकम के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 32 आपका है, अपने विद्यालय को प्रेरक विद्यालय बनाने के लिए अपने खंड शिक्षा अधिकारी तथा डायट मेंटर से किस प्रकार के सहयोग की अपेक्षा है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 का उत्तर आप लिखेंगे सपोर्टिव सुपरविज़न की आशा है। केवल आप इतना लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं समय समय पर सपोर्टिव सुपरविज़न की आशा है। और क्वेश्चन नंबर 33 है, अपने विद्यालय को प्रेरक विद्यालय बनाने के लिए ब्लॉक के एआरपी से किस प्रकार के सहयोग की अपेक्षा है? तो इसमें भी आप क्वेश्चन नंबर 33 में लिखेंगे सपोर्टिव सुपरविज़न की अपेक्षा है। आगे है क्वेश्चन नंबर 34, संकुल शिक्षक से किस प्रकार के सहयोग की अपेक्षा है? तो इसमें आप लिखेंगे तीनों मॉड्यूल के प्रभावी क्रियान्वयन में सहयोग की अपेक्षा है तथा विद्यालय में प्रभावी शिक्षण तथा कक्षा अनुरूप अधिगम को सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी फीडबैक मिलने की आशा है। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 का तीनों मॉड्यूल के प्रभावी क्रियान्वयन में सहयोग की अपेक्षा है तथा विद्यालय में प्रभावी शिक्षण तथा कक्षा अनुरूप अधिगम को सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी फीडबैक मिलने की आशा है। और क्वेश्चन नंबर 35 है, नामांकन के सापेक्ष अधिकतम उपस्थिति प्रतिदिन सुनिश्चित हो, इसके लिए आपकी क्या कार्य योजना है? तो इसके लिए उत्तर होगा विद्यालय भवन तथा शिक्षण कार्य दोनों को आकर्षक एवं रोचक बनाया जाएगा। ठीक है, ये आपकी कार्य योजना हो गई। आगे है क्वेश्चन नंबर 36, जिस चरण में आपने अपने विद्यालय को प्रेरक विद्यालय बनाने के लिए नामित किया है उसी चरण में आपका विद्यालय सफल हो जाएगा। इसके लिए आप कितने आश्वस्त हैं? तो इसमें आप 75% मार सकते हैं कि 75% जो है आप आश्वस्त हैं। अगर यदि आप 100% आश्वस्त हैं तो 100% पर भी लगा सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर। फिर आपको सबमिट कर देना है। तो इसी प्रकार के और भी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।